फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के टॉप 10 या टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हम आपके आज के टॉप 10 पीवाईक्यूज। तो पहला पीवाईक्यू है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट। कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, जिसको हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट बोलते हैं, उसमें जो टोटल रेवेन्यू है कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला हमारा इंक्रीजिंग रेट, दूसरा हमारा डिक्रीजिंग रेट, सी है हमारा कांस्टेंट रेट एंड डी है हमारा डज नॉट इंक्रीज। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ तब तक। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट क्या होती है कि यहाँ पे फुल कंपटीशन होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इस मार्केट के अंदर। ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं इसमें। ठीक है, प्रोडक्ट इसके अंदर कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है। ठीक है, होमोजेनियस मतलब सेम प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए जो प्राइस होता है यहाँ पे सेम होता है, क्योंकि एक जैसे प्रोडक्ट होंगे तो सबके प्राइस भी सेम ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस होता है वो फर्म डिसाइड नहीं करती है, वो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक तो आपका प्राइस कांस्टेंट है इसके अंदर, लेकिन आप क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्राइस तो कांस्टेंट है बट आप क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा सकते हो। इसका डायग्राम हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो जाता है जहाँ पे AR और MR दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, आप क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है तो आपका टोटल रेवेन्यू कैसे बढ़ता है, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट के साथ। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थिर दर के साथ आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है। क्यों, रीजन मैंने बताया, क्योंकि आपका प्राइस जो होता है कांस्टेंट होता है, प्राइस कांस्टेंट है पर आप क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा सकते हो, तो इसीलिए जो टोटल रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज तो करता है पर कांस्टेंट रेट के साथ करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट रेट। ठीक है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पीवाईक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फर्म इज व्हेन। कि शॉर्ट रन के अंदर आपका फर्म का शट डाउन पॉइंट कब आता है, फर्म कब बंद होने वाली होती है शॉर्ट रन के अंदर। तो इसके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपका। एक तो पहला है कि प्राइस अगर AVC से ज़्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। बी ऑप्शन है प्राइस इज लेस देन AVC, प्राइस AVC से कम है। सी ऑप्शन है आपका प्राइस इज ग्रेटर देन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और डी ऑप्शन है कि प्राइस इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि शॉर्ट रन के अंदर आपका जो फर्म होती है वो कब बंद होने वाली होती है। ठीक है, तो शॉर्ट रन का मतलब तो आपको पता है कि अल्पकालीन की बात करेंगे तो शॉर्ट रन के अंदर टाइम पीरियड कम होता है, इसमें कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर बट फिक्स्ड कॉस्ट तो शॉर्ट रन के अंदर हमें देनी ही देनी होती है। ठीक है, तो आपका जब आपका शटडाउन पॉइंट कब फर्म का आता है, जब आपका प्राइस जो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है, क्योंकि उस समय फर्म आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दे पाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि प्राइस जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है तब आपका जो फर्म होती है बंद होने वाली होती है, क्योंकि वो उस समय आप वेरिएबल कॉस्ट भी फर्म दे नहीं सकती है। तो फर्म यही सोचती है कि इससे अच्छा है कि मैं प्रोडक्शन क्यों ना बंद कर दूं, क्योंकि आपको वेरिएबल फिक्स कॉस्ट भी देनी पड़ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी, रेंट, वेजेस,
ये सारी चीज़ें तो आपको पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। वहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी अगर आ जाता है वो भी आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो इससे अच्छा है कि हम प्रोडक्शन बंद कर दें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि प्राइस जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है तब आपका जो फर्म होती है वो बंद होने वाली होती है शॉर्ट रन के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बजट डेफिसिट इज, बजट घाटा क्या होता है, ठीक है। बजट घाटा पूछा गया है आपसे कि बजट घाटा क्या होता है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है हमारा द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल द एक्सपेंडिचर, ठीक है। बी है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन। सी है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एंड डी है हमारा द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बजट घाटा क्या हो जाएगा कि बजट घाटा तब होता है कि जब सरकार, जो गवर्नमेंट होती है, वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है और उसके पास रेवेन्यू कम आता है, तब बजट घाटा होता है, ठीक है। तो बजट घाटा, बजट डेफिसिट क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा जो खर्च करती है, और रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू जो पैसा आ रहा होता है, ठीक है। तो जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और रेवेन्यू कम आ रहा होता है, तब आपका बजट घाटा हो जाता है, ठीक है। कि सरकार के द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू जो भी आ रहा है वो कम आ रहा है, तो हमारा बजट घाटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट एंड ऑल द एक्सपेंडिचर। तो बजट घाटा क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट एंड ऑल द एक्सपेंडिचर, ठीक है। कि जो भी आपका पैसा आ रहा होता है और जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है उसका डिफरेंस ही हमारा बजट घाटा कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और जो हमारी रिसिप्ट है, जो पैसा आ रहा होता है वो कम होता है, तो तब हमारा बजट घाटा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बजट डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। बी, चारों ऑप्शन आप, चारों में से आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा और 3 बी आपके, जो बी सी डी आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप विच इज करेक्ट। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में पूछा गया है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, जिसको हम हिंदी में तरलता जाल बोलते हैं, ठीक है। इसके 2 ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन, इसमें से आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो पहला है कि इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, कि आपका जो ब्याज दर होता है वो हाई होता है। और बी ऑप्शन आपका मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव, जो मौद्रिक पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, वो इनइफेक्टिव होती है, ठीक है। तो इसमें से बताना है लिक्विडिटी ट्रैप में क्या करेक्ट है, ठीक है। 2 ऑप्शन है और नीचे आपके स्टेटमेंट दिए हैं कि 2 स्टेटमेंट है आपके, नीचे ऑप्शन दिए हैं कि ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट, एंड बोथ नाइदर बी ए और नॉर बी इनकरेक्ट, मतलब दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग मुझे इन सब का आंसर कॉमेंट सेक्शन में देते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी ट्रैप समझेंगे। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, तरलता जाल क्या होती है। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है कि लोग, जो लोग होते हैं वो अपने पास कैश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। वो उस समय जब होता है कि जब आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे, ठीक है। तो जब तो लोग यही सोचेंगे ना कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इससे अच्छा कि हम कैश अपने पास ही रखें। लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कब हाई होगा तब हम अपना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो आपके 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से बताना है कि पहला ऑप्शन आपका लिक्विडिटी रेट्स आर हाई, क्या लिक्विडिटी ट्रैप के समय आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है? नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप तब होता है जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया। और दूसरा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप के समय, तरलता जाल के समय आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, तभी तो लोग कैश अपने पास ज़्यादा रखना पसंद करेंगे, ठीक है। और बी आपका मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव, यस,
लिक्विडिटी ट्रैप के समय, तरलता जाल के समय जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। इनइफेक्टिव क्यों हो जाती है? क्योंकि लोग अपने पास कैश रखना पसंद करते हैं, तो उस समय लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, ठीक है। तो उस समय जो मौद्रिक नीति होती है, क्योंकि मार्केट में पैसा फ्लो हो नहीं रहा है, मार्केट में पैसा आ नहीं रहा है, तो उस समय जो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इनइफेक्टिव हो जाती है, अप्रभावी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप का सिंपल सा मतलब यही होता है कि लोग अपने पास कैश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट्स कम करते हैं, इसीलिए जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी आपका इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फिर से आपका परफेक्ट कंपटीशन से आ जाता है, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मार्केट का टॉपिक है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें से नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल प्राइस, ठीक है। दूसरा है हमारा एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन प्राइस। सी ऑप्शन है हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। एंड डी ऑप्शन हमारा एट इक्विलिब्रियम मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से नॉट करेक्ट बताना है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फुल कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो प्राइस होता है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। क्वांटिटी आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। इसमें मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका डिमांड हो गया और ये आपका सप्लाई हो गया, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये प्राइस हो गया, ये AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। ये आपका प्राइस हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि प्राइस जो होता है आपका वो इक्वल होता है, मतलब जो आपका AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, जो प्राइस होता है आपका बराबर होता है, ठीक है। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड, मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग इसके मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चल लेते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। यस, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस बराबर होते हैं, जैसे कि नीचे मैंने अभी बताया कि MR इक्वल्स टू प्राइस होता है इसके अंतर्गत, मार्केट सिचुएशन के अंतर्गत, परफेक्ट मार्केट के अंदर। अभी मैंने बताया कि प्राइस कांस्टेंट होता है, क्वांटिटी आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन है कि एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन प्राइस। नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस, नहीं, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस नहीं होगा, ठीक है। इस मार्केट के अंदर आपका प्राइस कांस्टेंट होता है, AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें से आपसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के में पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू प्राइस से हायर नहीं होता, दोनों बराबर होता है। और भी ऑप्शन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस, ये भी सही है आपका। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस, इसमें एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों बराबर होता है। फिर डी है एट इक्विलिब्रियम मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। देखो अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपका, ठीक है। डिमांड है, आपका सप्लाई है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पे संतुलन होता है। वहीं से आपका प्राइस डिसाइड किया जाता है, जहाँ पे आपका इस मार्केट के अंदर जो आपकी प्राइस है कांस्टेंट है, क्योंकि होमोजेनस प्रोडक्ट है, सबके जो प्रोडक्ट है वो सबके सेम है। तो सेम होने की वजह से सब प्राइसेस भी सेम है, आप क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। तो जब प्रोडक्ट सेम होंगे तो फिर लोग अपना प्राइस को घटा बढ़ा नहीं सकते ना, जो सबने रखा होगा वही वो प्राइस रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस तीनों बराबर हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर बी एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन प्राइस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन है कि
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका सब्सिडीज, दूसरा है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, तीसरा आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, एंड डी है आपका सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए, इसमें से करेक्ट बताना है। ओनली ए एंड बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट एंड ओनली सी एंड डी करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए, आपको बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जिनसे वो रोज के कामों के लिए किए जाते हैं, जिनसे कोई एसेट जनरेट नहीं होता, कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि सरकार गवर्नमेंट तो करती है बट इनसे उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा होता। ठीक है, ना ही कोई इससे एसेट जनरेट होता है और ना ही कोई उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है गवर्नमेंट को। ये रोज के कामों के लिए होता है, जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, ठीक है, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया, तो ये सारी चीज़ें आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए सब्सिडीज, यस, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। अभी रोज के कामों के लिए सब्सिडीज वगैरह देती है, आपको सिलेंडर पे दे दिया, है ना, दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट भी करती है। ठीक है, सी रिपेमेंट ऑफ लोन, नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनसे डी ऑप्शन आपका सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हाँ, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन ओनली सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो बाकी आपके जो सब्सिडीज हो गए, जो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, जो सैलरीज हो गए, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। इनसे गवर्नमेंट को कोई एसेट मिलता नहीं है, ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता गवर्नमेंट को। एक्सपेंडिचर तो करती है लेकिन कोई उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, ना ही ये लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट भी नहीं देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका मनी बैंकिंग से आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? जिसको हम मंदी बोलते हैं। ठीक है, उसमें से एक रीजन बताना है जिनसे मंदी नहीं होती, जिनसे डिफ्लेशन नहीं होता। तो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है रिडक्शन इन मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई का कम होना। बी है हमारा रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इन स्पेंडिंग। सी ऑप्शन है रिडक्शन इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड डी ऑप्शन आपका रिडक्शन इन पॉलिसी रेट बाय आरबीआई। ठीक, तो डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब सिंपल से होता है कि डिमांड कम हो जाती है, मंदी की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि जब लोग मार्केट के अंदर डिमांड नहीं करेंगे तो मनी फ्लो नहीं होगा। जब मार्केट में मनी नहीं आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्रोडक्शन वगैरह बंद हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मंदी आ जाती है। तो इसके 4 रीजन दिए हैं, इसमें से वो रीजन बताना है जो डिफ्लेशन का नहीं है। तो पहला हम देख लेते हैं कि रिडक्शन इन मनी सप्लाई, यस, कि आपका डिफ्लेशन के समय मनी सप्लाई कम हो जाती है। मनी सप्लाई कम होगी तभी तो मार्केट में बेरोजगारी आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा होगा। ठीक है, सप्लाई हो नहीं रही होगी। ठीक है, प्राइस, लोग बेरोजगार होने लग जाएंगे, तो इसलिए मनी सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिफ्लेशन इसकी वजह से होता है कि रिडक्शन इन मनी सप्लाई कम होने लगता है, मार्केट में मनी होता ही नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इन स्पेंडिंग, कि जब मंदी होगी, जब मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट्स भी कोई नहीं करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका डिफ्लेशन के समय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रिडक्शन इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कि हाँ, क्रेडिट अवेलेबिलिटी में भी रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई लोन नहीं ले पाएगा। ठीक है, जब लोन नहीं लेंगे तो फिर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो मनी सप्लाई कम होने लग जाएगी। तो ये तीनों रीजंस तो आपके डिफ्लेशन में आते हैं। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा रीजन नहीं है। ठीक है, रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स बाय आरबीआई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो आरबीआई के रेट्स होते हैं अगर उनको कम कर देगा तो डिफ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि उस समय जो लोन्स वगैरह होंगे सस्ते हो जाएंगे, बोरिंग बढ़ जाएंगी, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, लोग लोन लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर पॉलिसी रेट्स को कम कर देगी आरबीआई तो लोग लोन लेना स्टार्ट करेंगे। लोन लेंगे तो मार्केट में मनी फ्लो होगा तो फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, उस समय डिफ्लेशन की सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा कि रिडक्शन इन पॉलिसी रेट बाय आरबीआई। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिफ्लेशन? ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स बाय आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों ऑप्शंस जो हैं ये आपके डिफ्लेशन में
होते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें से बताना कि कौन सा करेक्ट नहीं मैच है, ठीक है। तो 4 है हमारे आरबीआई, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, बी ऑप्शन हमारा एग्जिम बैंक, फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बी है हमारा, सी है हमारा आईसीआईसी बैंक जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड डी है हमारा नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो आरबीआई कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1935 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1935 में हुआ था इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है। ये एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका PYQ है, बट आपसे न्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आरबीआई कब आया, कब नेशनलाइजेशन हुआ, स्टैब्लिश कब हुआ, ठीक है। तो मैं इसलिए इसका ईयर भी बता दे रही हूँ। स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1935 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपका? 1949 में हुआ था, ठीक है। नेशनलाइजेशन कब हुआ था आपका? 1949 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जो आरबीआई होता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट होता है। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक होती है। अगर बैंक क्राइसिस में होती है तो वही एज अ लास्ट ऑप्शन उसको लोन वगैरह देती है, प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, उसका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1935 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। और नेशनलाइजेशन कब हुआ था आपका? 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था। पॉज करो, आ रहा है इधर, ठीक है। फिर बी हमारा एग्जिम बैंक, फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो एग्जिम बैंक भी सही हो जाएगा आपका, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को फाइनेंस करता है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये आपका 1982 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका एग्जिम बैंक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1982 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्टली मैच्ड है कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसको फाइनेंस करता है जो हमारा एग्जिम बैंक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आईसीआईसी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं। आईसीआईसी बैंक आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होता। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये आपका 1955 में, 1955 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। 1955 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये, बट एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक ये 1994 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था, ठीक है। एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हमारा आईसीआईसी है वो 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में कोई भी आए 1955 या 1994 आप अपने अकॉर्डिंग सही करेक्ट कर सकते हो। जो भी ऑप्शन में होगा 1955 आएगा तो भी आपका करेक्ट है, 1994 आएगा तो भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टैब्लिश किया गया था तो 1955 में हुआ था, बट एज अ प्राइवेट बैंक जब स्टैब्लिश हुआ था तो वो 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ। तो सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो आपका आईसीआईसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हम देख लेते हैं। आपके डी है आपका नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है, ठीक है। ये किसानों को लोन वगैरह देता है। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये आपका 1982 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट भी पूछ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका? 1982 में हुआ था। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है, ग्रामीण क्षेत्र का बैंक होता है, ठीक है। ये किसानों को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड है। आईसीआईसी बैंक आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट मैंने बता दिया कि 1935 में हुआ था।
और नेशनलाइजेशन आपका 1949 में हुआ था, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप सब नोट डाउन वगैरह कर लेना। एग्जिम बैंक आपका 1982 में हुआ था। आईसीआईसी बैंक आपका स्टार्टिंग में तो 1955 में हुआ था, बट बाद में एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टैब्लिश आपका 1994 में किया गया था, ठीक है। और आपका नाबार्ड आपका 1982 में आया था, इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपके थे। अब ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज इंस्टीट्यूटेड इन, कि जो हमारा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RIDF बोलते हैं, कि जो हमारा RIDF है किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, इसको फंड दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे, पहला हमारा RBI, दूसरा हमारा SIDBI, तीसरा है हमारा ADB और चौथा है हमारा नाबार्ड, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कब आया था, ये आपका 1995-1996 में आया था, 1995 और 1996 में आया था, ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में को हेल्प करती है, ठीक है, स्कूल बनाने में, हेल्थ में, ठीक है, इरिगेशन वगैरह, या किसानों को यहाँ पे हेल्प की जाती है। तो कौन इनको मैनेज करता है, तो जो हमारी नाबार्ड है ये RIDF को मैनेज करती है, इसके द्वारा इसको फंड दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी नाबार्ड है वो क्या है, रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ये हमारी 1982 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। अभी इससे पहले क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म हमने जाना था, इसका फुल फॉर्म था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आप लोग मुझे सभी कमेंट सेक्शन में इन सभी के फुल फॉर्म और ईयर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड जो आपका 1982 में आया था, ये रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है, यही आपका RIDF को फंड प्रोवाइड करता है, इसी के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र को हेल्प करी जाती है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। तो RBI क्या है, आपका बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो आपका कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1935 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं इधर लिख देती हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, आपका सेंट्रल बैंक होती है, ठीक है। ये जो बैंक वगैरह होती है उनको हेल्प करती है, ठीक है। तो ये RBI। फिर बी आ जाती है SIDBI बैंक, ये आपकी 1990 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं इधर लिख देती हूँ, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये SIDBI का फुल फॉर्म है, ये आपकी 1990 में आई थी। सी ऑप्शन है हमारा ADB, इसका ये कब आया था, 1966 में आया था, ठीक है। ये आपका 1966 में आया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ADB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, कि इनका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपकी सेंट्रल बैंक होती है 1935 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका SIDBI आ जाते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो आपकी 1990 में आई थी, ठीक है। फिर सी ऑप्शन आपका ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपकी 1966 में आई थी, और डी है जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो RIDF को फंड प्रोवाइड करती है, मैनेज करती है, नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो आपकी 1982 में आई थी, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका नाबार्ड हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा द थीम ऑफ द 12th 5-year प्लान वाज, कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है, वो हमारा 12th 5-year प्लान है।
इसमें से बताना है थीम क्या थी उसमें। तो पहला है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, दूसरा हमारा फास्टर एंड रिलायबल ग्रोथ, तीसरा हमारा बी है हमारा रिलायबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड डी है हमारा फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें से 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक आया था। तो 12th 5 ईयर प्लान हमारा 2012 से लेके 2017 तक चला था, क्योंकि 5 साल ही चलता है, ठीक है। तो इसका थीम बताना है कि थीम क्या था। तो इसमें फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसमें यही बताया गया था कि विकास जो हो बहुत ही तेजी से हो, पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हो और सभी लोगों को साथ लेके यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी कि चीज़ों का ऐसा यूज़ करें कि आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से उसका यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा और आपका 12th 5 ईयर प्लान आपका 2012 से 2017 तक के बीच में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने KVS NVS PGT इकोनॉमिक्स टॉप 10 PYQ सॉल्व किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे PYQs के लिए और कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉप 10 PYQ के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड यस प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय, नमस्ते।